प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं हरीश जितलरे स्वयं के इस कोर्स में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। आज हम चर्चा करने वाले हैं वायु प्रदूषण की मूल बातें के बारे में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और चिंताएं देखा था, जिसमें हमने समझा था जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, सतत विकास, क्योटो प्रोटोकॉल, पार्टियों का सम्मेलन, स्वच्छ विकास तंत्र और लास्ट में हमने कवर किया था प्रोटोटाइप कार्बन फंड PCF। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वायु प्रदूषण की परिभाषा के बारे में। उसके बाद देखेंगे वायु प्रदूषण के उत्सर्जन के स्रोत, प्रदूषकों के प्रकार और उसका वर्गीकरण, स्थिर और चलते फिरते स्रोत, वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वायुमंडल में वायु प्रदूषकों का व्यवहार और लास्ट में हम कवर करेंगे पृथ्वी की सतह पर वायु प्रदूषण की प्रतिक्रियाएं। तो अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण होता क्या है। वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब हवा में हानिकारक गैसें, धूल, धुआं और अन्य प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य, वनस्पति, जीव जंतुओं और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायु प्रदूषण की परिभाषा अब हम देखते हैं। WHO के अनुसार वायु प्रदूषण की परिभाषा इंडोर या आउटडोर वातावरण में किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक एजेंट द्वारा प्रदूषण जो वायुमंडल की प्राकृतिक विशेषताओं को बदलता है, उसको हम बोलते हैं वायु प्रदूषण। अब हम देखेंगे इंजीनियर्स जॉइंट काउंसिल USA के अनुसार वायु प्रदूषण की परिभाषा। इस परिभाषा के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति इस स्तर तक बढ़ जाती है कि यह मानव, पशु, वनस्पति या सामग्रियों के लिए हानिकारक हो जाती है, या जिसमें प्रदूषक तत्वों की सांद्रता मानव सुविधाओं या जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इस परिभाषा के तहत वायु प्रदूषण को उन स्थितियों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता मानवीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र या सामग्री की स्थायित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं भारतीय मानक संस्थान IS 4167 1966 के अनुसार से वायु प्रदूषण की परिभाषा। वायु प्रदूषण का अर्थ है किसी भी वायुमंडलीय स्थिति में एक या एक से अधिक प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति इस प्रकार से और ऐसी सांद्रता में होना जो मनुष्यों, जानवरों, पौधों या संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, या ऐसी स्थिति जिससे सामान्य पर्यावरणीय परिस्थितियों में हस्तक्षेप हो, उसको बोलते हैं हम वायु प्रदूषण। इस परिभाषा के तहत वायु प्रदूषण को उन स्थितियों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां वातावरण में प्रदूषक तत्व इस तरह से मौजूद होते हैं कि वे जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पर्यावरणीय संतुलन को बाधित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार से एयर पोल्यूशन की परिभाषा। वायु प्रदूषण हवा में फॉरेन मैटर की अत्यधिक सांद्रता है जो व्यक्तियों की भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। ये होता है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार वायु प्रदूषण की परिभाषा। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के उत्सर्जन के स्रोत। वायु प्रदूषण आज के समय में एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य, वनस्पति, वन्य जीव और जलवायु पर पड़ता है। वायु प्रदूषण के कई स्रोत होते हैं जो मानव गतिविधियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। यहाँ हम वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों की विस्तृत से चर्चा करेंगे, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक, निर्माण कार्यों की धूल और जैव ईंधनों का जलना आदि शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं हम औद्योगिक स्रोत। औद्योगिक गतिविधियां वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है। कारखाने, बिजली संयंत्र और रिफाइनरी जैसी औद्योगिक इकाइयां भारी मात्रा में प्रदूषक उत्सर्जित करती हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड
और वाष्पशील जैविक यौगिक शामिल हैं। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधनों के दहन, रासायनिक प्रक्रियाओं और विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं से होता है। दूसरा जो स्रोत है वाहन उत्सर्जन। वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। गाड़ियों के इंजन से निकलने वाली गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में मिलकर प्रदूषण बढ़ाती हैं। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में यातायात जाम और पुराने वाहनों के उपयोग से प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा जो स्रोत है वो है घरेलू स्रोत। घरेलू गतिविधियों से भी वायु प्रदूषण होता है, जैसे खाना पकाने, हीटिंग और कचरा जलाने से उत्पन्न हुए धुएं में कई प्रकार के हानिकारक प्रदूषक होते हैं। पारंपरिक चूल्हों और स्टोवों का उपयोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जो कि वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। अब हम देखते हैं कृषि स्रोत। कृषि स्रोत कृषि गतिविधियों से भी वायु प्रदूषण होता है। फसलों के अवशेषों को जलाने, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग और पशुधन से भी उत्पन्न गैसें जैसे मीथेन के कारण वायुमंडल में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा धूल और मिट्टी के कण भी हवा में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। पांचवा स्रोत है निर्माण और धूल। निर्माण स्थलों से भी निकलने वाली धूल और धातु के कण भी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। बिल्डिंग निर्माण, सड़क निर्माण और खनन जैसी गतिविधियों से भी बड़ी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है, जो हवा में मिलकर एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। छठवां जो स्रोत है वो है प्राकृतिक स्रोत। वायु प्रदूषण के कुछ स्रोत प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों की आग और धूल भरी आंधियाँ प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो बड़ी मात्रा में प्रदूषक उत्सर्जित करती हैं। हालांकि ये स्रोत मानव नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन इसका प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। सातवां जो स्रोत है वो है जैविक स्रोत। जैविक स्रोतों से भी वायु प्रदूषण होता है। पेड़, पौधे और सूक्ष्म जीव वाष्पशील जैविक यौगिक उत्सर्जित करते हैं, जो वायुमंडल रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पशुधन से उत्पन्न मीथेन और अमोनिया भी वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। आठवां जो है ऊर्जा उत्पादन स्रोत। बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों के जलने से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी रेडियोधर्मी उत्सर्जन का कारण बनते हैं। नौवां और अंतिम स्रोत है समुद्री और हवाई परिवहन। समुद्री जहाज़ों और हवाई जहाज़ों से भी वायु प्रदूषण होता है। समुद्री जहाज़ में उपयोग किए जाने वाले ईंधन से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जबकि हवाई जहाज़ से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। अब हम देखते हैं प्रदूषकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। वैसे तो प्रदूषकों को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो है नेचुरल कंटामिनेंट्स, दूसरा है एरोसोल और तीसरा है गैसें। अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल कंटामिनेंट्स। पराग एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संदूषक है, क्योंकि इसकी विशेषताएं जैसे जलन और एलर्जी, कभी कभी ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, डर्मेटाइटिस का कारण बनती है। परागकण जिम्नोस्पर्म और एजिनोस्पर्म के नर गैमेटोफाइट होते हैं और ये पौधों आदि से वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। वायु में परिवहन परागकणों का आकार मुख्यतः 10 से लेकर 50 माइक्रोन के बीच होता है। मानव निर्मित प्रदूषक वे होते हैं जो मानव की क्रियाओं या प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं एरोसोल। एरोसोल वायु में ठोस या तरल कणों के सूक्ष्म आकार के बिखराव को कहते हैं। इसे एक कोलाइडल प्रणाली के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें बिखराव माध्यम गैस होता है और बिखरी हुई अवस्था ठोस या तरल होती है। जब एक एरोसोल निलंबन में रहता है तब तक यह शब्द लागू होता है और अपने वजन के कारण या अन्य कणों के साथ जुड़ने के बाद जम जाने पर यह वायु प्रदूषक नहीं रहता है। एरोसोल का व्यास 0.01 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक हो सकता है।
विभिन्न प्रकार के एरोसोल देखते हैं अब हम। विभिन्न प्रकार के एरोसोल जैसे हैं धूल है, स्मोक है, मिस्ट है, फॉग है और फ्यूम्स है। एक एक करके हम देखते हैं। पहला डस्ट। डस्ट जो होता है ये कुचलने और प्राकृतिक स्रोतों जैसे हवा के तूफानों से उत्पन्न होता है। आमतौर पर धूल के कणों का व्यास 20 माइक्रोन से अधिक होता है। वे एकत्र नहीं होते लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बैठ जाते हैं, जबकि 5 माइक्रोन जैसे छोटे कण स्थिर निलंबन बनाते हैं। दूसरा है स्मोक। धुआं अधूरी दहन द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म कणों से बना होता है। इसमें आमतौर पर कार्बन कण होते हैं जिसका आकार 1 माइक्रोन से कम होता है। अब हम देखते हैं मिस्ट। मिस्ट वातावरण में निलंबित सूक्ष्म पानी की बूंदों का हल्का बिखराव है जिसका आकार 40 माइक्रोन से 400 माइक्रोन तक होता है। चौथा है कोहरा, जिसको बोलते हैं फोग। कोहरा पृथ्वी की सतह के पास पानी या बर्फ के बिखराव से बना होता है जिससे दृश्यता 500 मीटर से कम हो जाती है। प्राकृतिक कोहरे में कणों का आकार 1 माइक्रोन से लेकर 40 माइक्रोन तक होता है। अब हम देखते हैं फ्यूम्स। फ्यूम्स ठोस कण होते हैं जो पिघले हुए पदार्थ के वाष्पीकरण के बाद गैसीय अवस्था से संघनित होकर उत्पन्न होते हैं। धुएं एकत्रित होते हैं और कभी कभी संलयन भी करते हैं। अब हम देखते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स। इसमें आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, ओजोन और एल्डिहाइड्स। तो सबसे पहले देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। यह कोयले जैसे ईंधनों के दहन से उत्पन्न एक प्रमुख वायु प्रदूषक गैस है। बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत कोयले का जलना है। कोयले से सल्फर की मात्रा 1 से 4% तक होती है और सौभाग्य से भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा कम होती है। सल्फर डाइऑक्साइड धातुकर्मी क्रियाओं से भी उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रिक एसिड के उत्पादन या ऑटोमोबाइल के उत्सर्जन और बिजली संयंत्रों के अपशिष्ट के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। नाइट्रोजन के 7 ऑक्साइड्स होते हैं: N2O, NO, NO2, NO3, N2O3, N2O4, N2O5 में से केवल नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड को सामूहिक रूप से नॉक्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यह कोयले और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के अधूरे दहन के कारण उत्पन्न होती है। यह ऑटोमोबाइल के उत्सर्जन में भी पाई जाती है। वाहनों के प्रदूषण जांच में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न हाइड्रोकार्बन को मापा जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अप्रिय बदबूदार गैस है। यह मुख्यतः जैविक पदार्थ के वायुहीन विघटन द्वारा उत्पन्न होती है। अन्य वायु प्रदूषक सल्फर यौगिकों में मिथाइल मरकैप्टन और डाइमिथाइल सल्फाइड आदि शामिल हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड। यह बहुत कम सांद्रता में भी एक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। यह फास्फेट उर्वरकों के निर्माण में उत्पन्न होती है। क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। यह वायु में जल उपचार संयंत्रों या अन्य उद्योगों के रिसाव के कारण मिलती है। जहाँ इसका उत्पादन या उपयोग होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड विभिन्न औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियाओं में भी उत्पन्न होती है। क्लोरीन का मुख्य प्रभाव श्वसन तंत्र की जलन है जो घातक हो सकती है। ओजोन। यह वायुमंडल की ऊपरी परतों में एक वांछनीय गैस है क्योंकि यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, लेकिन पृथ्वी की सतह के पास यह एक जहरीली गैस है। यह प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जहरीले रसायनों का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड्स। ये मोटर ईंधन और स्नेहन तेल के अधूरे ऑक्सीकरण से उत्पन्न होते हैं। ये प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण भी बन सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड आँखों को
जलन पहुंचाने वाला होता है। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषकों के प्रकार। वायु प्रदूषकों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्यतः वायु प्रदूषक जिसको बोलते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, और दूसरा है द्वितीयक वायु प्रदूषक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स वे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक रूप से वायुमंडल में उत्पन्न होते हैं और सीधे मानव या पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कुछ मुख्य वायु प्रदूषक निम्नलिखित हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जैसे PM10, PM2.5 जैसे सूक्ष्म पार्टिकल भी हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। अब हम देखते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। ये वे प्रदूषक होते हैं जो मुख्य प्रदूषकों के वायुमंडल में विकसित होने पर बनते हैं। इसका उत्पादन वायुमंडल में रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कुछ द्वितीयक वायु प्रदूषक जैसे ओजोन प्राथमिक वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रे अरेंजमेंट से उत्पन्न होता है। सल्फेट, नाइट्रेट्स और अमोनिया पार्टिकुलेट मैटर के साथ जुड़े होते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है। फार्मेल्डिहाइड है, पेन है, पेन जिसको बोलते हैं परऑक्सिली एसिटिल नाइट्रेट। अब हम देखते हैं स्टेशनरी और मोबाइल सोर्सेस। स्टेशनरी सोर्सेस वो सोर्स हैं जो एक स्थान पर स्थित होते हैं और वहीं से वायु प्रदूषण फैलाते हैं। उदाहरण के लिए बिजली संयंत्र, औद्योगिक कारखाने, रिफाइनरी, कचरा जलाने वाला संयंत्र। अगर प्रभाव के बारे में देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, वाष्पशील जैविक यौगिक का उत्सर्जन यहाँ से होता है और ये स्थानीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं मोबाइल सोर्सेस। मोबाइल सोर्सेस उसको कहते हैं जो चलते फिरते रहते हैं और वहीं से वायु प्रदूषण फैलाते हैं। उदाहरण के लिए वाहनों में कार, ट्रक, बसेस, हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ, जहाज़, ये मोबाइल सोर्सेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वाष्पशील जैविक यौगिक का उत्सर्जन करते हैं और ट्रैफिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को ये प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण के कई प्रभाव हो सकते हैं जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो पहला जो प्रभाव है श्वसन संबंधी समस्याएं। प्रदूषित वायु में सांस लेने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन समस्याएं हो सकती है। दूसरा जो प्रभाव है हृदय रोग। वायु प्रदूषण से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा प्रभाव है कैंसर। लंबे समय तक प्रदूषित वायु के संपर्क में रहने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। चौथा प्रभाव है एलर्जी। वायु प्रदूषण से एलर्जी और अन्य इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं बढ़ सकती है। अब हम देखते हैं पर्यावरण पर प्रभाव। पहला जो प्रभाव है धुंध और दृश्यता। प्रदूषित वायु से धुंध और दृश्यता कम हो जाती है। दूसरा प्रभाव है पौधों पर असर। वायु प्रदूषण से पौधों की वृद्धि में बाधा आती है और उनकी पत्तियों पर धब्बे हो सकते हैं। तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है जलवायु परिवर्तन पर। वायु प्रदूषण से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं। अब हम देखते हैं जलवायु पर प्रभाव। जो पहला जो प्रभाव है वो है तापमान में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। दूसरा जो प्रभाव है मौसम में बदलाव। वायु प्रदूषण से मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकते हैं जैसे अनियमित वर्षा और तूफान का होना। तीसरा जो प्रभाव है ग्लेशियरों का पिघलना। बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय और पर्वतीय ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे समुद्र का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अब हम देखते हैं वायुमंडल में वायु प्रदूषकों का व्यवहार और उसका नियति। वायुमंडल में वायु प्रदूषकों का व्यवहार और उसका नियति एक महत्वपूर्ण विषय है
जो पर्यावरण विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित है। वायुमंडल में प्रदूषकों का परिवहन, परिवर्तन और निष्पादन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसमें रासायनिक प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील जैविक यौगिक। ये प्रदूषक उत्सर्जन स्रोतों से निकलते हैं, जैसे औद्योगिक संयंत्र, वाहन उत्सर्जन और जैविक गतिविधियाँ। वायुमंडल में पहुंचने के बाद ये प्रदूषक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बदल जाते हैं। विशेष रूप से रासायनिक प्रतिक्रियाओं का वायुमंडल में वायु प्रदूषकों के व्यवहार और उसके अंतिम भाग्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख पहलुओं को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य का विकिरण। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील जैविक यौगिक सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से प्रतिक्रिया करके ओजोन और अन्य ऑक्सीडेंट का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं NO2 प्लस जो सूर्य का रेज है वो मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन एटम का निर्माण करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन एटम जो है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। यह है फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका प्रमुख स्रोत है रेडिकल, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रदूषकों का ऑक्सीडेशन उन्हें अधिक घुलनशील या प्रतिक्रियाशील बनाता है, जिससे वे वायुमंडल से हट सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर इसका रिएक्शन देखें तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करते हैं और ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर HO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाते हैं और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसका स्रोत है नॉक्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित हो सकते हैं। NO2 प्लस जो हाइड्रोक्साइड आयन है यह मिलकर नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। यह है उसका रिएक्शन। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस। इसका प्रमुख स्रोत है जल वाष्प। कुछ गैसीय प्रदूषक जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके तरल या ठोस रूप में बदल जाते हैं, जिससे वे वायुमंडल से हट सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो क्लोरीन जो है वो पानी के साथ मिलकर हाइपोक्लोरस एसिड प्लस HCl का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं गैस पार्टिकल पार्टीशनिंग। इसका प्रमुख स्रोत है प्रदूषकों की वाष्प और तापमान। कुछ प्रदूषक वाष्प अवस्था से ठोस या तरल कणों में परिवर्तित हो सकते हैं और वायुमंडल में निलंबित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो अमोनिया ये H2SO4 के साथ मिलकर अमोनियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन। इसका प्रमुख स्रोत है वर्षा और हिमपात। वायुमंडलीय प्रदूषक वर्षा के माध्यम से जमीन पर गिर सकते हैं, जिससे वायुमंडल को शुद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए HNO3 पानी के साथ मिलकर वर्षा के रूप में नाइट्रिक एसिड का निष्पादन करते हैं। डिपोजिशन को देखते हैं। इसका प्रमुख स्रोत है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। भारी कण वायुमंडल से धरती पर जम सकते हैं। उदाहरण के लिए पार्टिकुलेट मैटर का जमीन पर जमाव इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल की प्रतिक्रियाएं। पृथ्वी की सतह पर वायु प्रदूषण का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं।
वायु प्रदूषण की विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती है जो प्रदूषकों के प्रकार और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो पहला जो प्रभाव हम देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है जीवाश्म ईंधन का दहन, जैसे कि कोयला और तेल। यह गैसें वायुमंडल में ऑक्सीजन और जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ये इस प्रकार हो सकता है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है और ये सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोपरॉक्सिल प्लस SO3 का निर्माण करते हैं। ये SO3 पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, जो मिट्टी, जल निकायों और पौधों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन का निर्माण। नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक प्रतिक्रियाएं हैं। नॉक्स जैसे गैसें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में NO2 और ओजोन का निर्माण होता है। इसका रिएक्शन हम देखते हैं। NO2 UV लाइट के साथ मिलकर NO प्लस ऑक्सीजन एटम का निर्माण करते हैं। यह ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन एक सेकेंडरी प्रदूषक है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा जो रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैसें हैं जो अधूरे दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। CO प्लस OH कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H का हाइड्रोजन का निर्माण कर रही है। यह प्रतिक्रिया वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता को नियंत्रित करती है और ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को प्रभावित करती है। वाष्पशील जैविक यौगिक और द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल का निर्माण। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पेंट, क्लीनिंग उत्पादक और पेट्रोलियम उत्पादक। ये यौगिक वायुमंडल में ऑक्सीकरण होकर सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल सूक्ष्म कण होते हैं जो वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हमने चर्चा किया है वायु प्रदूषण की परिभाषा के बारे में। फिर उसके बाद हमने देखा वायु प्रदूषण के उत्सर्जन के स्रोत, प्रदूषकों के प्रकार और उसका वर्गीकरण देखे हैं। उसके बाद हमने देखा है स्थिर और चलते फिरते स्रोत। फिर हमने देखा वायु प्रदूषण के प्रभाव। उसके बाद हमने देखा वायुमंडल में वायु प्रदूषकों का व्यवहार और लास्ट में हमने कवर किया पृथ्वी की सतह पर वायु प्रदूषण की प्रतिक्रियाएं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवों और पर्यावरण पर प्रभाव। उसके बाद देखेंगे वायु प्रदूषण का सामग्री और स्ट्रक्चर पर प्रभाव। फिर हम देखेंगे वायु प्रदूषण का वायुमंडल, मिट्टी और जल स्रोतों पर प्रभाव। ग्रह पर भी दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे और लास्ट में वायु प्रदूषण के रोकथाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।